इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग देख रहे थे जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने वन लाइनर्स देख लिया था और इसके अलावा 1 से 10 जनवरी तक का करंट अफेयर्स विस्तार से हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के करंट अफेयर्स, और उसके बाद फिर लास्ट वीडियो आएगा जिसमें 21 तारीख से 31 तक तारीख मतलब 21 से 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी जो मंथ्स है फरवरी से लेकर मई तक का जितना भी वीडियो है वो सारा मैं अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 11 जनवरी का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है हमारा यूरेशिया ग्रुप हैज रिलीज्ड टॉप रिस्क 2020 रिपोर्ट। यूरेशिया ग्रुप ने टॉप रिस्क 2020 रिपोर्ट जारी किया है। तो अमेरिका की सबसे प्रभावशाली जोखिम मूल्यांकन कंपनियों में से यह एक है जो है यूरेशिया समूह, ठीक है। भारत के विषय में जोखिमों का अनुमान क्या लगाया गया है तो देख लेते हैं। भारत में विश्व का 5वां सबसे बड़ा भू राजनैतिक जोखिम है। भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में प्रभावित हो सकती है, ठीक है। वैश्विक रूप से देखें तो अमेरिका तथा इसकी घरेलू राजनीति शीर्ष वैश्विक जोखिम के अंतर्गत है। अमेरिका में भावी चुनावों की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। महाभियोग तंत्र का टूटना, अदालती चुनौतियां इत्यादि जो है राजनीतिक अस्थिरता का कारण अमेरिका में बन सकती है। अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक, सैन्य एवं वर्चस्व की जंग से जोखिम है, और अमेरिका तथा ईरान के तनाव से मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता का भी जोखिम है। यूरोपीय संघ अमेरिका तथा चीन की एक पक्षता का विरोध कर सकता है। तुर्की सुलग सकता है तथा आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। लैटिन अमेरिका में अस्थिरता का जोखिम है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन अधिकांश देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। तो यह जो है आपका जोखिम मूल्यांकन सूचकांक है, इसलिए विभिन्न प्रकार के जोखिम जो वैश्विक स्तर पर है और भारत में है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं, तो याद रखिएगा। हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा नागरिकों की यात्रा स्वतंत्रता के आधार पर देशों को रैंक दिया गया है, मतलब किस देश में नागरिक जो है घूमने के लिए कितने ज़्यादा स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर इसे जारी किया गया है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को। इसकी शुरुआत 2006 में हेनली एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स के नाम से हुई थी, जिसे जनवरी 2018 में बदल करके हेनली पासपोर्ट इंडेक्स नाम दिया गया था, ठीक है। तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट को इस आधार पर रैंक दिया जाता है कि कितने देशों में उस पासपोर्ट पर बिना वीजा के यात्रा करना संभव है। आप देखते होंगे वीजा ऑन अराइवल का एक काउंटर लगा होता है हर एयरपोर्ट पर, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि वीजा ऑन अराइवल का जो काउंटर है वह कितने देशों के लिए लागू है, किस देश में यह आपका यह इंडेक्स बताता है, ठीक है। कितने देशों में पासपोर्ट धारक को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त होती है, यही इस सूचकांक में बताया जाता है। तो प्रमुख निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। जापान जो है वह सूचकांक में शीर्ष पर कायम है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर सिंगापुर तथा जर्मनी और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत को मैरितानिया तथा ताजिकिस्तान के साथ 84वां स्थान दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो रैंक है वह 84वां है। अफगानिस्तान सबसे नीचे तथा पाकिस्तान नीचे से चौथे स्थान पर है, तो यह भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं घाट प्रभा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी की सहायक घाट प्रभा नदी में साइबेरियाई प्रवासी पक्षी पाए गए हैं। तो याद रखिएगा कि घाट प्रभा नदी जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। घाट प्रभा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट से उत्पन्न होकर चिक्क संगम कर्नाटक के पास कृष्णा नदी से यह निकलती है। कृष्णा नदी ये दाएं तट पर निकलती है चिक्क संगम के, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेलगाम जिला कर्नाटक में यह गोकक झरना बनाती है। हिडकल में इस पर एक जल विद्युत एवं सिंचाई बांध भी है, ठीक है। हिडकल नामक स्थान पर इस पर एक जल विद्युत एवं सिंचाई बांध भी है। कृष्णा नदी के बारे में देख ले तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट पश्चिमी घाट से इसकी उत्पत्ति होती है। मुहाना देख ले तो हमासाला देवी
हमासाला दीवी आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। यह इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी के बारे में जितने भी पॉइंट्स है याद रखिएगा। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है तुंगभद्रा और सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा नदी। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्नो एंड एवलेंच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, SASE, एवलेंच बोलते हैं बर्फ के तूफान को, और स्नो मतलब बर्फ तो होता ही है, जानते ही हैं। तो SASE ने लद्दाख क्षेत्र के लेह में एवलांच की चेतावनी दी है। एवलांच मतलब बर्फीला तूफान। SASE के बारे में देख ले तो मनाली, हिमाचल प्रदेश में स्थित यह DRDO की एक प्रयोगशाला है। नाम क्या है? स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। यह बर्फीले तूफान का अध्ययन एवं नियंत्रण उपाय उपलब्ध कराती है ताकि भारतीय सेना को समय पर चेतावनी मिलती रहे। लेह में दो प्रमुख दर्रे हैं, चांगला और खारडुंगला। चांगला और खारडुंगला दर्रा है जहां से एक सड़क गुजरती है तथा परिचालन पर बर्फीले तूफान का खतरा बना रहता है। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक सेना की आवाजाही के लिए ये दर्रे महत्वपूर्ण है। तो दोनों दर्रे का नाम याद रखिएगा, चांगला और खारडुंगला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व हिंदी दिवस के बारे में, तो जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में 10 जनवरी को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की याद में इसे मनाया जाता है। मतलब विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है हर वर्ष 10 जनवरी को। तो याद रखिएगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में हुआ था, 10 जनवरी को। ठीक है, पहली पर जो है आपका विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था, यह याद रखिएगा। मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला हुआ था वह 1975 में हुआ था, लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था वह 10 जनवरी 2006 को पहला मनाया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि को 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। कब? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हिंदी दिवस के बारे में महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स याद रखिएगा। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका C से साइबर, C से क्राइम, C से कोऑर्डिनेशन और C से सेंटर, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में 14C कहा जाता है। ठीक है, सॉरी 14C नहीं 14C कहा जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं संदर्भ के बारे में। तो इस प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक एवं समन्वित रूप से निपटने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो यह जो है सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक एवं समन्वित रूप से निपटेगा। ठीक है, और नाम क्या है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। गृह मंत्रालय के नए विभाग साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तहत इसे स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा इसके 7 प्रमुख कंपोनेंट्स है। कौन कौन से कंपोनेंट्स है याद रखिएगा, देखिएगा। तो नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेक्स्ट है एनसीसी रिपोर्टिंग पोर्टल, एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर, एनसीसी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, एनसीसी फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो ये 7 जो है इसके कंपोनेंट से अवयव हैं। ठीक है, जिसके जरिए यह काम करेगा। कार्य क्या होगा इसका? तो साइबर सुरक्षा जांच का केंद्रीकरण करना, त्वरित प्रक्रिया उपकरणों के विकास को प्राथमिकता देना तथा अपराध से निपटने हेतु निजी कंपनियों को भी साथ लाना। ठीक है, यह इसका कार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। यह 97 प्रमुख संकेतकों के आधार पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता पहलों की प्रगति को ट्रैक करता है। ऐसा प्रथम सूचकांक राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक 2018 में जारी किया गया था। ऊर्जा मांग यानी कि बिजली, कोयला, तेल, गैस इत्यादि की मांग के लिए टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई
के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है आपका फ्रंट रनर, दूसरा है अचीवर, तीसरा है कंटेंडर और चौथा है एस्पिरेंट। मतलब पहला जो है फ्रंट रनर कहने का मतलब जो सबसे आगे है, ठीक है। दूसरा है अचीवर जिसने कि अच्छा कुछ मतलब अचीवमेंट हासिल किया है इस क्षेत्र में। तीसरा है कंटेंडर जो कि प्रतियोगिता में बना हुआ है, और चौथा है एस्पिरेंट जो कि सबसे निचले पायदान पर है लेकिन आकांक्षी में ये आता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के समूहों में बांटा गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। यह सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के द्वारा यह जारी किया जाता है। सहयोग से किसके? तो अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE के सहयोग से। उद्देश्य क्या है? तो सूचकांक का उद्देश्य प्रदर्शन एवं स्थिति के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु राज्यों की सहायता करना इसका उद्देश्य है। राज्यों के प्रदर्शन के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पुदुचेरी का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पुदुचेरी जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मणिपुर, झारखंड, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा जो है 12 से 13 जनवरी 2020 तक का ये करंट अफेयर्स है। पहला पॉइंट है इसमें तानाजी मालुसारे और सिंहगढ़ की चढ़ाई। तो यह आपका इतिहास से संबंधित है, याद रखिएगा। मराठा सूबेदार या सैन्य नायक तानाजी मालुसारे के जीवन पर आधारित एक बॉलीवुड मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। याद मतलब आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत अच्छी मूवी थी अजय देवगन की। तो तानाजी मालुसारे कौन थे, इनके बारे में देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी के करीबी सहयोगी थे और मराठा सैन्य शासक थे। तानाजी को 1670 के सिंहगढ़ या सिंघागढ़ युद्ध के लिए याद किया जाता है और यह घटना मूवी में दिखाई भी गई है। इस युद्ध में तानाजी ने दुर्जय राजपूत योद्धा उदयमान राठौर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसे जयसिंह द्वारा कोंढाना किला, जिसे बाद में सिंहगढ़ नाम दिया, का प्रभारी बनाया गया था, ठीक है। तो कोंढाना किला का प्रभारी जो है उदयभान राठौर को बनाया गया था, ठीक है। उनके खिलाफ जो है तानाजी ने युद्ध लड़ा था, सिंहगढ़ का युद्ध, ठीक, जो कि 1670 में हुआ था। तो 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। संधि में अन्य शर्तों के अलावा कोंढाना का किला भी मुगलों को देना पड़ा था, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी मुगलों ने राजपूतों, पठानों और अरब सेना को दे दी थी। इससे शिवाजी की माता जीजाबाई जो थी वह काफी दुखी हुई थी और इसलिए अजय कोंढाना किले पर कब्जा करने हेतु शिवाजी ने अपने सूबेदार और निकट सहयोगी तानाजी मालुसारे को भेजा था। परिणाम क्या हुआ युद्ध का? तो तानाजी ने मुगलों को अपने हमले से अचंभित करते हुए बहादुरी से लड़ाई की और अंततः शहीद हो गए थे। तानाजी की शहादत से क्रोधित मराठाओं ने सूर्याजी मालुसारे के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और दुश्मन को मार गिराया। तानाजी के सम्मान में कोंढाना किला का नाम सिंहगढ़ किला किया गया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें इतिहास से संबंधित, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मिशन पूर्वोदय केंद्र सरकार की यह योजना है। पूर्वी क्षेत्र को स्टील हब के रूप में विकसित करना इसका लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्टील नीति के आकलन के अनुसार देश के पूर्वी बेल्ट कुल इंक्रीमेंटल स्टील क्षमता में 75% जोड़ सकता है। मतलब कि भारत की जो क्षमता है इंक्रीमेंटल स्टील की, उसमें 75% जोड़ा जा सकता है यदि आपका पूर्वी बेल्ट जो है उस पर ध्यान दिया जाए। तो इस कार्यक्रम के जरिए सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स तथा यूटिलिटी संरचना में बदलाव लाना है, जो पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक लैंडस्केप में बदल देगा। लैंडस्केप जो है उसको बदल देगा। कहने का मतलब जो उसका सामाजिक स्ट्रक्चर है और आर्थिक स्ट्रक्चर है उसको यह बदल सकता है यदि अच्छे से लॉजिस्टिक्स और यूटिलिटी संरचना में बदलाव किया जाए। तो मिशन के तहत इन कदमों से स्टील उद्योग विकसित होगा और समग्र वैल्यू चेन में रोजगार की असीम संभावनाएं बनेंगी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निजी संपत्ति एक मानवाधिकार है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्थापित किया कि निजी संपत्ति खरीदने या उसके मालिकाना हक का अधिकार एक नागरिक का मानव अधिकार है और राज्य बिना नियमों या कानूनों के अनुसरण किए आम नागरिक की निजी संपत्ति को कब्जे में नहीं ले सकती है। न्यायालय ने क्या क्या महत्वपूर्ण अवलोकन किए थे तो देख लेते हैं। राज्य किसी नागरिक की निजी संपत्ति पर अतिचार या ट्रेस पास नहीं कर सकता है
और फिर एडवर्स पोजीशन के नाम पर अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निजी भूमि छीनकर उसे अपना बताना सरकार को अतिक्रमणकारी बताता है। मतलब कि कोई भी प्राइवेट आदमी है, उसका कोई निजी प्राइवेट अपना जमीन है या संपत्ति है, तो उस पर जो है सरकार जो है अपना मालिकाना हक नहीं बता सकती है, या फिर बिना उचित हर्जाना दिए जबरदस्ती छीन नहीं सकती है। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य में संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के बारे में देख ले तो पहले संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों के वर्ग से हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक संवैधानिक, वैधानिक या मानव अधिकार ही है। ठीक है, मतलब यह मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया। और इसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में जो मैंने पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छे से विस्तृत विवरण किया गया है। सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों का 2 पार्ट में वीडियो है, दोनों वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आपका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं H9N2 के बारे में। भारतीय वैज्ञानिकों ने H9N2 नामक विषाणु के एक अनोखे प्रकार से संक्रमण का एक मामला डिटेक्ट किया है जो बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का कारक है। ठीक है, H9N2 नामक विषाणु जो है वह बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा फैलाता है। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का भी कारण बनता है। H9N2 उप प्रकार को अमेरिका के विस्कॉसिन में पहली बार 1966 में एक टर्की झुंड से अलग किया गया था। यह वायरस विश्व भर में जंगली पक्षियों और कुछ क्षेत्रों में पोल्ट्री उद्योग में भी पाया गया है। खतरा क्या है और चिंताएं क्या है इससे संबंधित, तो H9N2 वायरस भविष्य में इन्फ्लुएंजा महामारी उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई है। WHO के अनुसार पोल्ट्री उद्योग में इन्फ्लुएंजा वायरस से छिटपुट संक्रमण का खतरा है जो धीरे धीरे मानवों में भी संक्रमण का कारण हो सकता है। अतः छिटपुट मानव संक्रमण के मामले भी अप्रत्याशित नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कोलकाता पोर्ट के बारे में। कोलकाता पोर्ट का जो है दोबारा नामकरण किया गया है। किसके नाम पर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता नाम का पोर्ट का नाम बदला गया है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली बार पुर्तगालियों ने अपने जहाजों के लंगर हेतु कोलकाता पोर्ट के वर्तमान स्थान का प्रयोग किया था। कोलकाता के बाहर हुगली नदी का ऊपरी भाग नेविगेशन के लिए सुरक्षित नहीं था। 1833 में दास्ता उन्मूलन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों को ब्रिटिश साम्राज्य में इसी बंदरगाह के माध्यम से भेजा था। कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर दूर स्थित है। हुगली नदी में कई तीखे मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नेविगेशनल चैनल माना जाता है। 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण कर गंगा नदी का जल भागीरथी हुगली नदी तंत्र में छोड़ा गया था। इससे बंदरगाह पर नेविगेशन की मुश्किलें कम की जा सकी थी। तो यह इसके संबंध में कुछ पृष्ठभूमि मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। छठा पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट माधवपुर मेला के बारे में। तो 2020 में होने वाले गुजरात के माधवपुर मेले में उत्तर पूर्व के 8 राज्य बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी निभाने वाले हैं। तो माधवपुर मेला जो है वो गुजरात से संबंधित है, याद रखिएगा। माधव मेला के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात का माधवपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से संबंधित है। मिसमी जनजाति राजा भीष्मक को अपना पूर्वज मानती है, अतः उनकी पुत्री रुक्मिणी और भगवान कृष्ण से भी अपना संबंध मानती है। इस त्योहार में रुक्मिणी के कृष्ण के साथ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। निचले दिबांग घाटी जिले में स्थित भीष्मक नगर का उल्लेख कालिका पुराण में भी मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए, तो याद रखिएगा। मिसमी जनजाति के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियॉन, जो कि दुनिया का प्रथम कृत्रिम मानव है, मतलब आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग, मतलब आर्टिफिशियल इंसान कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। सैमसंग से सहायता प्राप्त स्टार लैब्स ने इसका अनावरण किया है। यह एक ह्यूमनॉइड AI चैटबॉट है, मानव की आकृति वाला बात करने वाला रोबोट है। ठीक है, यह रोबोट भावनाएं और बुद्धिमत्ता का भी प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? नियॉन, याद रखिएगा। और स्टार लैब्स ने इसको बनाया है, जिसको सैमसंग से सहायता प्राप्त है। ठीक है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर के बारे में देख ले तो आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर गोदावरी मैंग्रोव में स्थित
कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य तथा चारों ओर स्थित नम भूमियों पर चिड़ियों की वार्षिक गणना की गई है। गणना का उद्देश्य प्रवासी तथा स्थानीय पक्षियों को सूचीबद्ध करना है ताकि जटिल पारितंत्र में जल में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की सहायता हेतु बेहतर प्रबंधन योजना निर्मित की जा सके। गोदावरी मैंग्रोव उन कुछ इलाकों में से एक है जहां इंडियन स्कीमर देखी जा सकती हैं। इंडियन स्कीमर जलीय पक्षी प्रजाति है, यह याद रखिएगा। भारत में चंबल नदी यानी कि मध्य भारत के अलावा ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में इंडियन स्कीमर पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील वर्ग में रखा गया है, तो साइट्स स्टेटस में नॉट लिस्टेड है, मतलब सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% से घटाकर 5% कर दिया है 2020 में। वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर जो होगी वह 5% होगी, और कोरोना काल के बाद तो यह जो है और घट गया है। ठीक है, तो इसको मतलब याद रखना जरूरी नहीं है आंकड़ा, लेकिन इसके बारे में जरूर याद रखिए। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत में NBFC मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में क्रेडिट की कमी से आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5% रहेगी, हालांकि अगले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 8% तक जा सकती है। भारत में निवेश तथा व्यापार रिकवर हो सकता है, यद्यपि 2019 के डाउनवर्ड रिस्क से उबरना कठिन होगा। मतलब 2019 में जो अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी, अब तो खैर 2020 में भी डाउन जा रही है, तो आगे क्या होगा वो देखना होगा। विश्व की एडवांस अर्थव्यवस्थाएं निर्माण क्षेत्र में गिरावट से प्रभावित होकर वृद्धि में 1.4% की कमी दर्शा सकती है। आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के बारे में देख लीजिए। बाकी आंकड़े ऊपर वाले याद मत रखिएगा, इसी के बारे में याद रखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आखिर होता क्या है। तो यह विश्व बैंक का एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए वैश्विक आर्थिक विकास की संभावनाएं तलाशता है। वर्ष में 2 बार जनवरी तथा जून में इसे जारी किया जाता है। जनवरी में इसको जो है एनालिसिस ऑफ टॉपिकल पॉलिसी चेंजेस कहा जाता है, और जून में जो है शॉर्टर एनालिटिकल पीसेस कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनवरी और जून में 2 बार जो है साल में यह निकाला जाता है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो पहला पॉइंट है इसमें इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में, मतलब कि फसलों की कटाई से जुड़े हुए उत्सव पूरे देश भर में मनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। कर्नाटक में मनाया जाने वाला यह त्योहार है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और दिन की लंबाई रातों की अपेक्षा अधिक होने लगती है। ठीक है, तो यह जो है कर्नाटक में मुख्यतया मनाया जाता है, याद रखिएगा। वैसे तो बिहार और यूपी में भी मनाया जाता है मकर संक्रांति, हम लोग तिल सकरात कहते हैं इसको देहाती भाषा में। आगे देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है, विशेषकर तमिलनाडु में यह 4 दिनों का उत्सव होता है। माघ बिहू तो असम में मनाया जाता है, उत्तर पूर्व के अनेक हिस्सों में भी मनाया जाता है। मौसम की पहली फसल जो है ईश्वर को समर्पित कर शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। तो किस रूप में मनाया जाता है, किस राज्य में, यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरायण नाम से मनाया जाता है गुजरात में, और इसमें जो है प्रेरक पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। माघी नाम से यह पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, और सुबह जल्दी उठकर वहां पर नदी में स्नान करना जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट है साजी नाम से, इसको जो है शिमला में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और साजी संक्रांति के लिए जो है पहाड़ी शब्द है। ठीक है, साजी जो है वो संक्रांति के लिए पहाड़ी शब्द है। यह माघ माह की शुरुआत का द्योतक माना जाता है, इसीलिए इसको साजी कहा जाता है। ठीक है, खिचड़ी उत्तर प्रदेश में पारंपरिक स्नान के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के बाहर भी मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो सकरैन नाम से यह जो है बांग्लादेश में मनाया जाता है। सर्दियों का वार्षिक उत्सव है जो कि पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। और माघ संक्रांति नाम से यह मनाया जाता है नेपाली त्योहार के रूप में, जो माघ के पहले विक्रम संवत हिंदू सौर नेपाली कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम लोग भी 14 जनवरी और 15 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति। तो यह किस रूप में किस राज्य में मनाया जाता है, भारत के बाहर किस नाम से जाना जाता है, यह सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। 2015 से 20 तक शहरों में किए गए प्रतिशत बदलाव
के आधार पर जो है रैंकिंग दी गई है। यूएन पॉपुलेशन डिवीजन से इसके लिए आंकड़े लिए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 2015 से 2020 के बीच शहरी संकुलन में प्रभावित या संभावित जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें मतलब 2015 से 2020 के बीच शहरी संकुचन से संभावित जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार शहरों को सूचीबद्ध किया गया। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, तो भारत के 3 शहर जो है वह शीर्ष 10 में शामिल हैं। मल्लपुरम प्रथम स्थान पर है, कोझिकोड चौथे तथा कोल्लम जो है वह 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये 3 शहर जो हैं वो आपके प्रथम 10 में शामिल हैं। तेजी से शहरीकरण तथा इन यूएज में मतलब कि शहरी संकुलन वाले क्षेत्रों में नए क्षेत्रों को शामिल किया जाना इन शहरों के शीर्ष 10 में होने का महत्वपूर्ण कारण है। मतलब कि किस प्रकार से कौन सा जो क्षेत्र है वह तेजी से शहर के रूप में विकसित हो रहा है, उसके लिए यह इंडेक्स है। ठीक है, और उसमें जो है आपका भारत का 3 शहर शीर्ष 10 में शामिल है, टॉप 10 में शामिल है। तो मल्लपुरम है, कोझिकोड है और कोल्लम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कमिश्नरेट आयुक्त प्रणाली। आयुक्त प्रणाली क्या होती है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ तथा नोएडा के लिए पुलिसिंग की आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के लिए, याद रखिएगा। आयुक्त प्रणाली के बारे में देख लेते हैं तथा इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं। तो आयुक्त प्रणाली में पुलिस कमिश्नर एक एकीकृत पुलिस कमांड संरचना के प्रमुख होते हैं। शहर में पुलिसिंग के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस जिम्मेदार होते हैं तथा सरकार के प्रति यह जो है जिम्मेदार होते हैं। विनियमन, नियंत्रण तथा लाइसेंसिंग से जुड़े मामलों में कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है आपका मजिस्ट्रेट के समान उनके पास शक्तियां होती है, सीपी के पास। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक से कमिश्नर चुने जाते हैं तथा उनकी सहायता हेतु स्पेशल, संयुक्त या अतिरिक्त या डिप्टी कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक से कमिश्नर चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अर्बन सेंट्रिक जटिल मामलों में, अर्बन सेंट्रिक मतलब कि शहरों पर केंद्रित जटिल मामलों में त्वरित निर्णय लेना जो है इससे संभव हो पाता है। ठीक है, पृष्ठभूमि देख लेते हैं, तो पहले जो है सिर्फ 4 महानगरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई तथा चेन्नई में आयुक्त प्रणाली लागू थी। 1983 में जारी छठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट में 5 लाख से अधिक आबादी या विशेष स्थितियों वाले शहरों में यह प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद सहित अनेक शहरों में इसे लागू किया गया था। जनवरी 2016 तक कुल 53 शहरों में आयुक्त प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 8 वंडर्स ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन इसको कहा जाता है। तो एससीओ ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8 वंडर्स ऑफ एससीओ में शामिल किया है, जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है आपका भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दूसरा है कजाकिस्तान का द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तमगाली। ठीक है, याद रखिएगा 8 कौन कौन है वो मैं बता रहा हूं। तीसरा है आपका चीन का द डैमिंग इंपेरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स। चौथा है किर्गिस्तान का लेक एसिक कुल। ठीक है, इसिक कुल। पाकिस्तान का नेक्स्ट है पाकिस्तान का द ग्रेट मुगल्स हेरिटेज एट लाहौर। छठा है रूस का द गोल्डन रिंग सिटीज। सातवां है ताजिकिस्तान का द पैलेस ऑफ नौरोज। और 8वां है आपका उज्बेकिस्तान का द पोई कैलन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सारा याद रहे ना रहे, भारत का जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और चीन का जरूर याद रखिएगा क्योंकि और पाकिस्तान का भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी देश हैं। तो भारत का तो निश्चित रूप से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है शंघाई सहयोग संगठन के 8 आश्चर्यों में। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस के बारे में। ठीक है, एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है इसको। ठीक है, IRAD हाल ही में सरकार ने जारी किया है और इसको विकसित किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 258 करोड़ रुपए की यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी याद रखिएगा। 6 शहरों में पायलट परियोजना पहले से चलाई जाएगी, जहां पर
सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु होती है। तो वो कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में जो है यह पायलट परियोजना सबसे पहले चलाई जाएगी। IRAD काम कैसे करेगा? तो दुर्घटना होने पर पुलिस उसका विवरण IRAD मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करेगी। इस प्रकार फोटो वीडियो सहित दुर्घटना की एक यूनिक ID निर्मित हो जाएगी। जानकारी दर्ज होते ही PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या स्थानीय इकाई के इंजीनियर को उसके मोबाइल पर अलर्ट संदेश प्राप्त हो जाएगा। इंजीनियर उस दुर्घटना स्थल पर जाकर जांच करेंगे और सड़क संरचना सहित अन्य विवरण दर्ज करेंगे। मतलब कि सड़क की संरचना किस प्रकार थी, कहीं सड़क मतलब कि संरचना गलत तो नहीं थी, कहीं टूटा हुआ तो सड़क नहीं था जिसके कारण दुर्घटना हुई, इन सब की जांच की जाएगी। ये विवरण तथा आंकड़े IIT मद्रास के एक दल द्वारा विश्लेषित किए जाएंगे और सुधारों के लिए उसके लिए सुझाव दिया जाएगा। आम नागरिक भी एक दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन जो 1 अप्रैल को जारी होगा उसके जरिए दुर्घटना का विवरण दे सकेंगे। तो बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रायसीना वार्ता के 5वें एडिशन के बारे में, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो इसका टाइटल है स्ट्रॉन्ग एम नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। ठीक है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, स्ट्रॉन्ग एम। ठीक है, यह विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक भू राजनैतिक सम्मेलन है। तो किसके द्वारा यह आयोजित किया जाता है? याद रखिएगा, रायसीना वार्ता जो है वह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है वार्षिक तौर पर। ठीक है, एशिया के विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ाव की संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश हेतु इसका आयोजन किया जाता है। मतलब एशिया जो है वह किस प्रकार विश्व के अन्य देशों के साथ जो है इंटीग्रेट हो सकता है, जुड़ सकता है, उसके लिए संभावनाओं की तलाश इसमें की जाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर भारत तथा सहयोगी देश क्षेत्रीय स्थायित्व एवं विश्व व्यवस्था में क्या और कैसे भूमिका निभा सकते हैं, इस पर भी इसमें चर्चा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो द्वीपों के विकास हेतु 1 जून 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। IDA की बैठक का नेतृत्व गृह मंत्री केंद्र सरकार के करते हैं। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है इसके बैठक का नेतृत्व करते हैं। किसके? आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का। ठीक है, द्वीप विकास एजेंसी। संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो IDA के सदस्यों में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सचिव मतलब कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, पर्यटन मंत्रालय के सचिव तथा जनजाति कल्याण मंत्रालय के सचिव शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 15 जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स। तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा शास्त्रीय भाषा। हाल ही में संपन्न हुए अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित करने संबंधी मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? तो देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तमिल को जो है 2004 में घोषित किया गया था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं? तो देख लेते हैं। भाषा के पुराने ग्रंथों या साहित्यों तथा उसके रिकॉर्डेड इतिहास को 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। प्राचीन साहित्यों या ग्रंथों का एक निकाय जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता हो। ठीक है, दूसरा शर्त है। तीसरा है साहित्यिक परंपरा मौलिक हो तथा दूसरे भाषाई समुदायों से नहीं ली गई हो। मतलब कि किसी दूसरे भाषा से जो है इसके वर्ड्स वगैरह जो है चुराए नहीं गए हो, मतलब कि लिए ना गए हो। ठीक है, प्रेरित ना हो। शास्त्रीय भाषा तथा साहित्य के आधुनिक युग से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके बाद के स्वरूपों में निरंतरता का अभाव भी हो सकता है। शास्त्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन तथा लाभ कैसे दिया जाता है? मतलब कोई भी भाषा अगर शास्त्रीय भाषा बन जाती है तो उससे लाभ क्या होता है? तो भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया गया है। शास्त्रीय भाषाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ निश्चित पद भी आवंटित करने का आग्रह UGC से किया गया है। तो ये सब लाभ होते हैं अगर शास्त्रीय भाषा के रूप में कोई भी भाषा मतलब कि जुड़ जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ताल ज्वालामुखी, जो कि आपका लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। ठीक, हाल ही में इस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है।
कौन से ज्वालामुखी में? ताल ज्वालामुखी में, जो कि लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो क्या है? तो इसे कंपाउंड वोल्केनो भी कहा जाता है, जिसे ऐसे ज्वालामुखी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें दो या इससे अधिक वेंट्स होते हैं, मतलब मुंह होते हैं, या इसका क्रेटर या फ्लैंक जो होता है वह वोल्केनिक डोम से जुड़ा होता है। जब वोल्केनो हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स वोल्केनो है और नाम क्या है? ताल ज्वालामुखी। और यह है कहाँ? तो लुजोन द्वीप फिलीपींस में है, जिसमें हाल ही में उद्गार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भारतीय लिपि के बारे में। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 9 भारतीय भाषाओं के लिए एक एकीकृत यूनिफाइड लिपि विकसित की है। अब इससे भी आगे बढ़ते हुए भारतीय लिपि में दस्तावेजों को पढ़ने के लिए एक बहुभाषी यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR योजना का इस्तेमाल कर एक तरीका विकसित किया गया है। OCR स्कीम क्या है? तो इसमें सबसे पहले दस्तावेज से टेक्स्ट और नॉन टेक्स्ट भाग को अलग किया जाता है। मतलब कोई भी दस्तावेज है उसमें जो लिखावट है, लिखावट जो होता है उसको टेक्स्ट कहा जाता है, और पिक्चर वगैरह जो है उसको नॉन टेक्स्ट भाग कहा जाता है। तो दोनों को अलग किया जाता है। फिर टेक्स्ट को पैराग्राफ, वाक्य, शब्द और वर्ण में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ण को ASCII या यूनिकोड जैसे किसी पहचाने जाने योग्य स्वरूप में एक कैरेक्टर के रूप में पहचाना जाता है। एक वर्ण के विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मॉडिफायर्स और वोवेल्स इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग पहचाने जाने योग्य स्वरूप में एक कैरेक्टर के रूप में इसे पहचान लिया जाता है यूनिकोड इत्यादि के जरिए। ठीक है, भारतीय लिपि के बारे में देख लेते हैं। तो यह देवनागरी, बंगला मतलब कि बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, तेलुगु, ओडिया, कन्नड़, मलयालम तथा तमिल की एकीकृत लिपि है। तो कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल है याद रखिएगा। और लिपि का नाम क्या है? भारतीय लिपि। तो भारतीय कैरेक्टर 3 स्तरीय ऊर्ध्वाधर स्वरूप यानी कि 3 टियर्स स्टैक्ड वर्टिकली में निर्मित है। ठीक है, मतलब 3 स्तरीय ऊर्ध्वाधर स्वरूप में यह निर्मित किया गया है। केंद्र में कॉन्सोनेंट है, ऊपरी एवं निचले स्तर पर मॉडिफायर्स रखे गए हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। भारतीय लिपि में 17 वॉवेल है और 22 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो जानते ही होंगे। ठीक, तो 17 वॉवेल है और 22 कॉन्सोनेंट है इसमें भारतीय लिपि में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र ने ब्लू फ्लैग बीचेज के लिए CRZ नेम सरल कर दिए हैं। तो यह ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य सरकारें आसानी से जरूरी संरचनाएं निर्मित कर सकें तथा ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए बीचों पर क्या, बीचों मतलब कि जो समुद्र का बीच होता है उस पर जो है पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट, बैठने की सुविधा, CCTV इत्यादि लगाने होते हैं। जबकि CRZ नियम बीचों पर ये संरचनाएं निर्मित करने की आजादी नहीं देते हैं। ठीक है, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हेतु पहचाने गए बीच कौन कौन है? तो घोघाला बीच जो कि दीव में है, दमन और दीव, उसका दीव। शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, भोगावे जो कि महाराष्ट्र में है, पादु बिदरी तथा कासरकोड जो कि कर्नाटका में है, कप्पर जो कि केरल में है। और इन सब के अलावा 13 बीच जो है टोटल भारत में ब्लू फ्लैग बीच का प्रमाण पत्र जिनको दिया गया है। चंद्रभागा बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला पहला बीच होगा, जो एशिया का भी पहला बीच बन जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में केवल जापान और दक्षिण कोरिया में ब्लू फ्लैग बीच हैं। स्पेन में विश्व के सबसे अधिक ब्लू फ्लैग बीचेज हैं, जो कि जिनकी संख्या 566 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं रेयर डिजीजेज के बारे में, यानी कि दुर्लभ रोग के बारे में। तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 450 दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है। केंद्र ने पहले 2017 में यह नीति बनाई थी तथा 2018 में इसकी समीक्षा हेतु एक समिति नियुक्त की थी। नीति का अवलोकन कर लेते हैं। तो दुर्लभ रोगों की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी जिसका प्रबंधन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति के अनुसार रेयर डिजीज में शामिल है आनुवंशिक रोग, दुर्लभ कैंसर, संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग, अपक्षयी रोग इत्यादि। नीति के तहत दुर्लभ रोगों के 3 वर्ग हैं। पहला है जिनका उपचार एक बार में जरूरी है,
दूसरा है कम खर्च वाला लंबे समय तक उपचार आवश्यक, तथा तीसरा है अधिक खर्च वाला लंबे समय तक उपचार जरूरी। ठीक है, तो 3 प्रकार के वर्गों में इनको रखा गया है। प्रथम वर्ग के दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उपचार पीएम जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों तक ही सीमित होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेयर डिजीज के बारे में देख लें तो इसे ऑर्फन डिजीज भी कहा जाता है, जो जनसंख्या के एक छोटे भाग या प्रतिशत को प्रभावित करते हैं। अधिकतर दुर्लभ रोग आनुवंशिक होते हैं और व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि लक्षण जो है इसके वो तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। आगे देख लेते हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर्स NORD द्वारा ऐसे रोगों को रेयर डिजीज माना जाता है जो अधिकतम 2 लाख लोगों को प्रभावित करते हैं। तो यह आंकड़ा याद रखिएगा, 2 लाख अधिकतम लोगों को जो प्रभावित करते हैं उनको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर्स के द्वारा रेयर डिजीज माना जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जूस जैकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो SBI ने अपने ग्राहकों को जूस जैकिंग से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। USB चार्जिंग केबल्स के जरिए हैकर्स का हमला जूस जैकिंग कहलाता है, जो सार्वजनिक स्थलों पर अत्यधिक खतरनाक होता है। खतरा क्या है? तो जैसे ही मोबाइल चार्ज पर लगाया जाता है, हैकर्स को मोबाइल में बैकडोर एंट्री मिल जाती है। मतलब कि आपने अपना मोबाइल जो है अगर चार्ज में लगाया तो जो पोर्ट है वहीं पर से हैकर्स को बैकडोर एंट्री मिल जाती है। हैकर्स क्या करते हैं? मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, उपभोक्ता का डाटा मिटा सकते हैं, निजी डाटा के बदले धन की मांग कर सकते हैं, या वित्तीय विवरण जानकर खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, वहां पर जो आपका चार्जिंग स्टेशन होता है वहां पर मोबाइल लगाने के लिए जो है सावधान किया गया है कि हैकर्स जो है उससे डाटा चुरा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 16 जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है हमारा वुमेन बिजनेस एंड द लॉ WBL 2020 सूचकांक। विश्व बैंक ने WBL सूचकांक जारी किया है, जो विश्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का आकलन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सूचकांक का नाम क्या है? वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2020। देख लेते हैं WBL 2020 के बारे में। यह कामकाजी जीवन के विभिन्न चरणों में, यानी कि करियर की शुरुआत में, करियर की प्रगति में तथा करियर के अंत में कानून संबद्ध आर्थिक निर्णय लेने तथा कानूनों से महिलाओं का सामना होने का आकलन 8 संकेतकों के आधार पर करता है। ठीक है, ये 8 संकेतक क्या है? तो परिचालन यानी कि मोबिलिटी, दूसरा है कार्यस्थल वर्क प्लेस, तीसरा है पे यानी कि भुगतान, चौथा है शादी, पांचवा है मातृत्व पेरेंटहुड, छठा है आपका उद्यमशीलता, सातवां है संपत्ति और आठवां है पेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके 8 संकेतक हैं जिनके आधार पर आपका सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक में 100 अंक पाने वाले देश कौन कौन है? तो कनाडा है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, लाटविया है, लग्जमबर्ग है तथा स्वीडन है। सबसे अधिक सुधार करने वाले देश कौन है? तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल तथा दक्षिणी सूडान है। भारत का स्कोर 74.4 है और रैंक जो है वह 117वां है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, याद रखिएगा। और टोटल 190 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किया गया है। अनुच्छेद 131 के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और अनुच्छेद 131 में दिया हुआ है केंद्र राज्य विवाद के बारे में। केरल प्रथम राज्य है जो CAA के खिलाफ, आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए मामला सर्वोच्च न्यायालय ले गया है। अनुच्छेद 131 के बारे में देखें तो यह जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों के निपटान की शक्ति इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में निहित है। हम लोगों ने पढ़ा भी था जब हम लोग पढ़ रहे थे केंद्र राज्य विवाद के बारे में, हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 131 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में यह शक्ति निहित है कि वह केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का समाधान करेगा। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है मामले पर प्रथम सुनवाई, और अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है लोअर कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करना। ठीक है, तो यह दोनों याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 31 में अंतर क्या है? तो अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित मामलों में विशेष शक्तियां प्राप्त है जो हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है।
क्या क्या शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो विवाद है उसका निपटारा, केंद्र तथा राज्य या अनेक राज्य और केंद्र के बीच में जो है, मतलब कि केंद्र तथा राज्य के बीच में विवाद होता है, एक या अनेक राज्यों के बीच में विवाद होता है, ठीक है, तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट ही जो है मामलों का निपटारा करेगा। दो या अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करता है। और अपवाद क्या है इसका? तो कानूनी अधिकार की सीमा या अस्तित्व का प्रश्न होना जरूरी है। संविधान निर्माण से पहले हुई किसी संधि या समझौते में यदि विवाद हो और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटान संबंधी प्रावधान न हो तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, WHO के नए दशक के लिए शीर्ष 13 वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का नाम जारी किया गया है, ठीक है। WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए दशक के लिए शीर्ष, नए दशक कहने का क्या मतलब, 2021 से लेकर के 2030 तक के लिए 13 वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का नाम जारी किया है। पहला है आपका जलवायु आपदा, ठीक है, इन 13 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है जलवायु आपदा। तो जलवायु परिवर्तन से गंभीर मौसमी घटनाओं यानी कि बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि के कारण कुपोषण बढ़ता है, साथ ही संक्रामक रोगों एवं महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन से प्रदूषण बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है जिससे सांस और हृदय संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं। दूसरा जो खतरा है वह है विवादों एवं विपत्ति में स्वास्थ्य आपूर्ति। पिछले वर्ष ऐसे कई देशों में संक्रामक बीमारियां फैली जहां विवाद या हिंसा का माहौल है। ऐसे में सही समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलना खतरनाक होता है। तीसरा है असमान स्वास्थ्य देखभाल। समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं या देखभाल में असमानता भी बड़ी चुनौती है। मतलब जो समृद्ध लोग हैं उनको तो स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इसी को असमानता कहा गया है, असमान स्वास्थ्य देखभाल। चौथा है दवाओं तक विस्तृत पहुंच न होना। विश्व की 1/3 जनसंख्या दवाओं, टीकों, जांच उपकरणों तथा अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। पांचवा है संक्रामक रोग। तो HIV, TB, वायरल हेपेटाइटिस, मलेरिया, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, लैंगिक ट्रांसमिटेड संक्रमण इत्यादि से वर्ष 2020 में लगभग 4 मिलियन लोगों की जानों को खतरा है और इसमें अधिकांश जो है वो गरीब लोग होंगे। फिर है आपका छठा, महामारियों के विरुद्ध तैयारी का अभाव। नए उच्च संक्रामक वायु के माध्यम से फैलने वाली महामारियां तथा वायरस जनित संक्रामक रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया, पीत ज्वर आदि के कारक या वाहक मच्छर जलवायु परिवर्तन के कारण नए क्षेत्रों में रोग फैला रहे हैं। आगे है खतरनाक उत्पाद, असुरक्षित या स्वास्थ्य हेतु नुकसानदायक भोजन। उसके बाद है नौजवानों को सुरक्षित रखना चुनौती है। तो HIV, आत्महत्या, सड़क दुर्घटना इत्यादि से प्रतिवर्ष लाखों युवाओं की मौत जो है वह चुनौती का कारण है और यह जो है 10 से 19 आयु वर्ग के लोगों में ज़्यादा होती है, युवाओं में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका जनता का विश्वास जीतना, यह भी बड़ी चुनौती है। तो सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास का अभाव है। सोशल मीडिया पर अफवाह या गलत सलाह इत्यादि जो है वह चिंताजनक है। नेक्स्ट है नई नीतियों का विकास, जीनोम एडिटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि से लोगों के लड़ने के नए तरीके विकसित हो रहे हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग तथा इन पर नियंत्रण जो है वह गंभीर चुनौती है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। AMR क्या होता है कि मतलब कि हम लोग जो है प्रतिजैविक का सेवन करते हैं, आपका एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। अगर एक मात्रा से अधिक मात्रा में हम लोग सेवन कर लेते हैं, एक सीमा से अधिक मात्रा में हम लोग सेवन करने लगते हैं, तो हमारा शरीर जो है वह उस एंटीबायोटिक के प्रति आदी हो जाता है, ठीक है। और बाद में जो है एंटीबायोटिक जो है उस असर करना हमारे शरीर पर कम कर देता है या फिर बंद कर देता है, ठीक है। तो फिर नया नया एंटीबायोटिक हम लोगों को दोबारा लाना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब एक एंटीबायोटिक के प्रति जो है आपका शरीर जो है वह प्रतिजैविक विकसित कर लेता है, मतलब उस पर जो है असर नहीं होता है। इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और इसके कारण जो है प्रतिजैविकों का असर या प्रभाव कम हो रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। लास्ट है 13वां, साफ पानी, स्वच्छता तथा हाइजीन। 1/4 स्वास्थ्य सुविधाओं में वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन सेवाओं का अभाव है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट वर्ष
दर वर्ष वैश्विक जोखिमों के स्वरूप में बदलावों की व्याख्या करता है तथा वैश्विक विपत्तिपूर्ण जोखिमों की पहचान करता है। रिपोर्ट के 10 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस वर्ष विश्व को प्रभावित करने वाले संभावित जोखिमों में शीर्ष 5 जो है वह पर्यावरणीय जोखिम है। और जो शीर्ष 10 जोखिम है उनमें शामिल क्या क्या है, तो एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन फेल्योर। एक्सट्रीम वेदर कहने का मतलब कि जो मौसमी घटनाएं हैं वह बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर है दूसरा, मतलब कि क्लाइमेट एक्शन के लिए जो रणनीति विश्व में बनाई गई है उसमें उसका फेल्यूर। तीसरा है नेचुरल डिजास्टर, मतलब कि प्राकृतिक आपदा। आपका चौथा है बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब कि जैव विविधता की कमी। फिर है आपका ह्यूमन्स मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर, मतलब कि मानव निर्मित जो आपके पर्यावरणीय आपदाएं हैं वो हैं। फिर है आपका डाटा फ्रॉड और थेफ्ट, मतलब कि आंकड़ों की चोरी, ठीक है, या फिर फ्रॉड करना आंकड़ों के साथ। साइबर अटैक, ये तो जानते ही होंगे। वाटर क्राइसिस, ग्लोबल गवर्नेंस फेल्यूर, मतलब कि वैश्विक रूप से प्रशासन का अभाव। और आगे है नेक्स्ट सबसे लास्ट है आपका एसेट बबल। ठीक है, तो WFEF के बारे में देख लेते हैं। तो ये 10 कौन कौन से जोखिम है यह जरूर याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 10 जोखिमों में कौन है कौन नहीं है, कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है। WEF के बारे में देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, मतलब कि विश्व आर्थिक मंच के बारे में। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और यह एक गैर लाभकारी मंच है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WEF के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सक्षम, जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा जनता के सहयोग से ईंधन संरक्षण हेतु चलाया जा रहा अभियान है। क्या नाम है, सक्षम नाम है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। सक्षम अभियान में तेल और गैस से जुड़े PSUs, मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो सरकारी आपके इकाइयां हैं, तथा अन्य शेयर धारकों या हित धारकों के साथ राज्य सरकारें भी शामिल होंगी। PCRA के बारे में देख लेते हैं, मतलब कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के बारे में। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में यह एक स्थापित पंजीकृत सोसाइटी है। तो याद रखिएगा किसके तहत है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत यह एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है जो गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, CARA। तो CARA ने हाल ही में अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई है। CARA के बारे में देख लें तो भारत के अंदर एडॉप्शन यानी कि बच्चा गोद लेना को बढ़ावा देने या इसकी सुविधा देने और अंतर्देशीय एडॉप्शन के विनियमन हेतु केंद्रीय अधिकरण और शीर्ष इकाई है CARA। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत कारा को 2016 में 15 जनवरी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कारा का काम क्या है, मतलब कि बच्चा गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसका विनियमन करना है, बस इतना याद रखिए। और इसका स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 2016 को हुई थी। ठीक है, मतलब कि इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था 15 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 17 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो ओपन, पहला हमारा पॉइंट है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP। सरकार ने OALP 5 यानी कि 5वें चरण के तहत तेल एवं गैस क्षेत्रों में 11 क्षेत्रों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। OALP क्या है, तो यह हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब कि हेल्प इसका शॉर्ट फॉर्म है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग है आपका OALP। हेल्प सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन उत्पादों के उत्खनन एवं उत्पादन के लिए यूनिफॉर्म लाइसेंस उपलब्ध कराता है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि ठेकेदार परंपरागत तथा गैर परंपरागत तेल एवं गैस संसाधनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब उनका उत्खनन कर सकते हैं। क्षेत्र रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर के तहत ऑफर किए जाते हैं तथा कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के मार्केटिंग और प्राइसिंग के लिए आज़ादी दी जाती है। तो
रखिएगा हेल्प के बारे में और ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में, ठीक है। और 11 क्षेत्रों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। 5वां चरण चल रहा है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर्स एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड TCEPF के बारे में। ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, तो ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से उपभोक्ताओं का सारा लावारिस धन जिसमें अतिरिक्त शुल्क और सुरक्षा डिपॉजिट शामिल हैं TCEPF में जमा कराने के लिए कहा है। ऐसे लावारिस या नॉन रिफंडेबल राशियों का उपयोग TCEPF के जरिए उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु किया जाएगा। इस संबंध में नियम क्या है तो देख लेते हैं। 2007 में TCEPF नियम बनाए गए थे, तो यह याद रखिएगा 2007 में ये नियम बनाए गए थे। इनमें उपभोक्ताओं का लावारिस धन सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा कराने के लिए कोष यानी कि फंड के प्रबंधन तथा अन्य पक्षों से संबंधित नियम है। कोष से हुई आय को उपभोक्ताओं की शिक्षा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों एवं क्रियाविधियों में खर्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रू नेट, तो इसको जो है WHO के द्वारा इंडोर्स किया गया है ट्रू नेट को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रू नेट को समर्थन प्रदान कर दिया है। यह टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस की जांच के लिए एक स्थानीय आणविक जांच उपकरण है। यह 1 घंटे में टीबी की जांच कर सकता है और साथ ही राइफापिसिन दवा के प्रति प्रतिरोध की भी जांच करने में सक्षम है। बैटरी से संचालित होने के कारण यह पोर्टेबल है और भारत में पेरिफेरल हेल्थ सेटिंग्स के लिए काफी मूल्यवान है। पेरिफेरल हेल्थ सेटिंग्स कहने का मतलब वैसे क्षेत्र जो कि दूर दराज के क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब कि सीमाओं पर स्थित है या दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पर जो है चूंकि यह पोर्टेबल है इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा ट्रू नेट जो है वह टीबी की जांच से संबंधित है और इसको WHO ने अपनी मंजूरी दे दी है या समर्थन दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पंजाब का नया राइट टू बिजनेस विधेयक 2020 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बिल या विधेयक में क्या प्रावधान है देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ इंटरप्राइजेस के इन प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक मंजूरी से MSME इकाई की स्थापना की जा सकती है। DBE की अध्यक्षता, DBE कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ इंटरप्राइजेस, इसकी अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर करेंगे जो डायरेक्टर मतलब उद्योग के डायरेक्टर की अध्यक्षता वाले राज्य नोडल एजेंसी के दिशा निर्देशों पर कार्य करेगा, ठीक है। औद्योगिक पार्कों में इकाइयों की स्थापना हेतु मंजूरी 3 वर्किंग दिवसों मतलब कि 3 कार्य दिवसों में दी जाएगी। पार्कों से बाहर के नए उद्यमों के लिए मंजूरी का निर्णय स्क्रूटनी समिति के सुझावों पर जिला स्तरीय नोडल एजेंसी 15 कार्य दिवसों के अंदर करेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा GSAT-30 दूरसंचार उपग्रह जो है वह लॉन्च किया गया है। यह 2020 में इसरो का प्रथम अंतरिक्ष अभियान है। GSAT-30 को फ्रेंच गुयाना के स्पेस पोर्ट से एरियन 5 VA-251 रॉकेट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। GSAT-30 के बारे में देख ले तो यह इसरो के पुराने इनसैट या GSAT उपग्रह श्रृंखला की अगली पीढ़ी का दूरसंचार उपग्रह है जो कक्षा में इनसैट 4A का स्थान लेगा। तो याद रखिएगा कि दूरसंचार उपग्रह है GSAT, ठीक है। GSAT-30 को इसरो के एडवांस्ड 1-3 के बस स्ट्रक्चर पर बनाया गया है जो जियो स्टेशनरी कक्षा से दूर संचार सेवाएं देगा। याद रखिएगा जियो स्टेशनरी कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। यह भारतीय मुख्य भूमि तथा द्वीपों पर KU बैंड में कवरेज देगा जबकि ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक C बैंड में कवरेज देगा, अर्थात यह 2 उपग्रह फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है याडा वायरस। याडा वायरस के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक नोवेल वायरस है जो ऑस्ट्रेलिया के मच्छरों में पाया गया है। यह एक नया अल्फा वायरस है जो विक्टोरिया प्रदेश के मच्छरों के RNA एक्सट्रैक्शंस में पाया गया है, ठीक है। तो विक्टोरिया प्रदेश याद रखिएगा। यह केवल मच्छरों को संक्रमित करता है जो मानव के लिए खतरा नहीं है। इस समूह के अन्य विषाणु कौन कौन है तो चिकनगुनिया वायरस, एस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस, टाई फॉरेस्ट अल्फा वायरस और ओगा साल्व्ड, ठीक है, ओगा साल्व्ड।
आगे देख लेते हैं, मॉस्क्यूटो स्पेसिफिक विषाणुओं की खोज से विषाणु वाहकों की उत्पत्ति के जानकारी के अलावा टीका उत्पादन और जांच में भी मदद मिल सकती है। तो याडा याडा वायरस याद रखिएगा, नोवेल वायरस है और ऑस्ट्रेलिया के मच्छरों में यह पाया गया है, विक्टोरिया प्रदेश में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, स्पेशल नाटो क्लास डीजल फॉर इंडियन नेवी। हाल ही में वाइस एडमिरल जीएस पब्बी ने हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल HSD 19512 लॉन्च किया है। देख लेते हैं इस डीजल के बारे में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित इस डीजल की आपूर्ति हल्दिया और पारादीप रिफाइनरी से की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विकसित किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, और हल्दिया और पारादीप रिफाइनरी से इसकी आपूर्ति की जाएगी। इसमें लो पावर एंड कोल्ड फिल्टर प्लगिंग पॉइंट तथा हाई फ्लैश पॉइंट का अनोखा संयोजन है। अब ये क्या होता है, या इंटरनेट पर थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना मैं समझा देता। सभी समुद्री डीजल ईंधनों में इसका सीटेन नंबर सर्वोच्च है। ठीक है, ईंधन की प्रमुख गुण कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो इसका रियोलॉजिकल और डिटर्जेंट गुण सर्वोत्तम है। सल्फर की कम मात्रा के कारण इस पर पर्यावरण पर इसका जो है कम प्रभाव पड़ता है। बाइलैटरल या मल्टी नेशनल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैक्ट के तहत सभी विदेशी नौसेनाओं में समर्थित ईंधनों में इसकी गुणवत्ता जो है वह बेहतर है। मतलब अभी तक जितने भी नौसेना में जितने भी ईंधन का उपयोग किया जाता है विदेशी नौसेनाओं में, उनमें सबसे अधिक गुणवत्ता जो है इसी में है। ठीक है, सीटेन नंबर क्या होता है तो देख लेते हैं। यह डीजल ईंधन के कंबसन स्पीड तथा ज्वलन के लिए जरूरी कंप्रेशन का संकेतक होता है। कंबसन स्पीड कहने का मतलब, कंबसन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि तेल के साथ आपका वायु को मिलाया जाता है और उसके बाद जो है आपका स्पार्क प्लग के जरिए चिंगारी दी जाती है और वो जो है आपका तेल जो है वायु के साथ मिश्रित होकर के जलता है, तो उसी को कंबसन कहा जाता है। ठीक है, तो यह डीजल ईंधन के कंबसन स्पीड तथा ज्वलन के लिए जरूरी कंप्रेशन का संकेतक होता है, सीटेन नंबर। ठीक है, अब चूंकि इंजीनियर हूं तो इतना तो समझा ही सकता हूं। इसकी वही भूमिका है जो गैसोलीन के लिए ऑक्टेन नंबर की होती है। यह डीजल ईंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना पदार्थ के बारे में। यह है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरे मर्चाइसन मेटियोराइट में 4.6 से 7 बिलियन वर्ष पुराने सिलिकॉन कार्बाइड के प्री सोलर ग्रेन्स की खोज की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर किया गया है। सौर तंत्र के निर्माण से पूर्व का यह पदार्थ सबसे पुराना है। यह पृथ्वी पर गिरे लगभग 5% मेटियोराइट्स में पाया जाता है। चूंकि मेटियोराइट्स में उपस्थित सिलिकॉन कार्बाइड स्टार डस्ट का सैंपल है, अतः यह मिल्की वे तारामंडल में तारों के निर्माण की प्रक्रिया का खुलासा कर सकता है, साथ ही तारों के निर्माण की दर भी बता सकता है। स्टार डस्ट क्या होता है, तो ये तारों से निकले पदार्थ हैं जो स्टेलर विंड्स के द्वारा बहाकर इंटरस्टेलर स्पेस में ले जाए जाते हैं। ठीक है, स्टेलर विंड्स ऊपरी वायुमंडल से निकले गैसों का बहाव है। इंटरस्टेलर स्पेस सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है जो सूर्य से 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर विस्तृत है। सौर तंत्र के जन्म के समय स्टार डस्ट सूर्य तथा ग्रहों सहित सभी पिंडों पर मौजूद था, परंतु अब केवल एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पर ही यह मौजूद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 18 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो पहला है आपका कोरोना वायरस। तो और ये पढ़ाने की अभी जरूरत नहीं है, इसके बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही हैं और बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो साधारण सा इंफॉर्मेशन है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यानी कि DSSS के बारे में। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब कि पूरा है डेवलपमेंटल सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब कि संरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, संरचना परियोजनाओं के लिए विकास सहायता सेवाएं। ठीक है, DSSS। नीति आयोग तथा लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है जिसके अनुसार नीति आयोग DSSS पहल के तहत संरचना विकास हेतु लद्दाख यूटी प्रशासन की सहायता करेगा।
संरचनात्मक विकास के लिए DSS के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लक्ष्य क्या है? तो प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर स्टेट ऑफ आर्ट क्षमता के साथ संरचनात्मक परियोजनाओं की बदलाव पूर्ण सतत आपूर्ति करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी में सफल संरचना निर्माण तथा संरचनात्मक परियोजनाओं की आपूर्ति मॉडल को रिबूट करना, ताकि सतत संरचना निर्माण चक्र स्थापित किया जा सके। DSSS संरचना पहल में परियोजना स्तर पर कॉन्सेप्ट प्लान के जरिए सहयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में सिखों को अलग सांस्कृतिक समूह के रूप में गिना जाएगा। पहली बार 2020 की जनगणना में ऐसा किया जाएगा अमेरिका में। देख लेते हैं, अमेरिका में 10 लाख से अधिक सिख रहते हैं। उन्हें अलग सांस्कृतिक समूह मानने के पीछे क्या क्या तर्क है, क्या क्या कारण है? इससे क्या होगा कि सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जैसे बुलिंग की जाती है, मतलब छेड़खानी जिसको कहते हैं, इंटिमिडेशन तथा सिखों के खिलाफ हेट क्राइम इत्यादि से निपटा जा सकता है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो जाति और संस्कृति को दो अलग तथा विशिष्ट धारणा मानता है। जाति और संस्कृति पर 1997 के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट स्टैंडर्ड्स को माना जाता है। जातियों को 5 विस्तृत वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है व्हाइट, दूसरा है ब्लैक या अफ्रीकी अमेरिकन, तीसरा है एशियाई, चौथा है हवाई निवासी तथा पांचवा है अन्य प्रशांत महासागर के द्वीपों के निवासी। यह पहचानी गई जातियों की सामाजिक परिभाषा है। जैविक, मानव विज्ञानी तथा आनुवांशिकी अनुसार जातियों को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है जातियों की सामाजिक परिभाषा को मतलब महत्व दिया गया है। जैविक, मानव विज्ञानी या आनुवंशिकी अनुसार जातियों को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, यह याद रखिएगा। संस्कृति से यह निर्धारित होता है कि व्यक्ति लैटिन अमेरिकी यानी कि हिस्पैनिक मूल का है या नहीं है। अमेरिकी जनगणना में संस्कृति को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला लैटिन अमेरिकी और दूसरा है गैर लैटिन अमेरिकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेड मोर टनल। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरकार ने इस सुरंग का निर्माण पूर्ण करने हेतु 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसे 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से प्रति घंटा 1000 वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकते हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत सीमा सड़क संगठन ने की थी, जिससे बाद में IL&FS को दे दिया गया था, लेकिन अब जो है APCO शेष कार्य पूरा करेगा। ठीक है, मतलब कि शुरुआत जो है वह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, बाद में जो है IL&FS को दिया गया था यह प्रोजेक्ट, लेकिन अब जो है APCO शेष कार्य पूर्ण करेगा। IL&FS जो है वो तो बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, इस कारण से इससे छीन करके अब APCO को दे दिया गया है। ठीक है, नाम क्या है? जेड मोर टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। 6.5 किलोमीटर लंबा सुरंग है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विंग्ड रेडर के बारे में। तो भारतीय सेना का सबसे बड़ा एयरबॉर्न एक्सरसाइज है यह। ठीक है, और यह हाल ही में उत्तर पूर्वी थिएटर में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो विंग्ड रेडर के बारे में याद रखिएगा, भारतीय सेना का सबसे बड़ा एयरबॉर्न एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देख लेते हैं सहयोग काइजिन के बारे में। तो भारत और जापान के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभियान है, जिसका नाम है सहयोग काइजिन। अद्यतन मतलब कि लेटेस्ट संस्करण जो है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बेंगलुरु में ब्लॉकचेन तकनीक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया है। तो बेंगलुरु में किया है, यह याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। यह ब्लॉकचेन तकनीक को सेवा के रूप में उपलब्ध कराएगा तथा साझा सीख, अनुभवों और संसाधनों के हितधारकों को लाभ पहुंचाएगा। इसका कार्य क्या होगा? तो विभिन्न सरकारी विभागों को प्रशासनिक कार्यों में ब्लॉकचेन तकनीक आधारित सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना इसका कार्य होगा। साथ ही बड़े स्तर पर ब्लॉकचेन तकनीक आधारित एप्लीकेशन डिप्लॉय करना भी इसका कार्य होगा। ब्लॉकचेन तकनीक के सक्षम मेजबानी के लिए COE ब्लॉकचेन को सेवा के रूप में ब्लॉकचेन एज ए सर्विस यानी कि BaaS भी उपलब्ध कराएगा। ब्लॉकचेन के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक ऐसी तकनीक है जो सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन देनों का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस बनाती है। मतलब नेटवर्क आधारित जो भी लेन देन होता है उसका जो है एक डेटाबेस यह तैयार करती है। इस आभासी बही खाते में लेन देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके
प्रत्येक ब्लॉक में लेन देन का एक समूह समाविष्ट होता है। ये ब्लॉक एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जुड़े होते हैं तथा इनके कूट लेखन यानी कि एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। यह तकनीक सुरक्षित है तथा इसे हैक करना बहुत मुश्किल है, अतः हैकिंग और साइबर अपराध रोकने हेतु यह तकनीक सुरक्षित मानी जाती है। इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़ी कंप्यूटर्स की श्रृंखला, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन के विवरण को बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। उपयोग क्या होता है, तो क्रिप्टो करेंसीज के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा, सब्सिडी वितरण, कानूनी कागजातों के प्रबंधन, बैंकिंग और बीमा, भू रिकॉर्ड नियमन, डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य आंकड़े, साइबर सुरक्षा, क्लाउड स्टोरेज, ई गवर्नेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर, शैक्षणिक जानकारी और ई वोटिंग इत्यादि में जो है आपका ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। आखिरी हमारा है 19 और 20 जनवरी का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून। कार्यस्थल पर और यौन उत्पीड़न रोकने हेतु कानूनी ढांचों को मजबूत करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी जो थे वो अध्यक्ष थे, उसने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। मंत्रियों के इस समूह का गठन अक्टूबर 2018 में मी टू मूवमेंट के बाद किया गया था। वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट लेकर आई थी, जो सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, एनजीओ तथा असंगठित क्षेत्र में लागू होता है। सख्त प्रावधानों की आवश्यकता क्या है, तो 2013 के कानून ने सिविल कोर्ट की शक्तियां यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सौंप दी थी। ठीक है, मतलब 2013 के कानून ने सिविल कोर्ट की जो शक्तियां थी वह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को सौंप दी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि समिति के सदस्यों की कानूनी पृष्ठभूमि आवश्यक है या नहीं है। मतलब कि समिति में जो सदस्य शामिल होंगे वह वकील या फिर जज वगैरह होंगे या नहीं होंगे। आईसीसी का गठन न करने पर आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन न करने पर नियोक्ताओं पर केवल 50,000 का जुर्माना लगाया गया। इससे आईसीसी का तय समय सीमा में गठन सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया था। ये 2013 के कानून की कमियां थी। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में देख लेते हैं, तो अब जो है मंत्रियों के समूह द्वारा प्रस्तावित संशोधन 1997 में एससी द्वारा दिए गए विशाखा गाइडलाइंस के अनुरूप होंगे। इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने या टालने हेतु नियोक्ताओं को जिम्मेवार बनाया गया था। यौन उत्पीड़न की परिभाषा देख लें 2013 के कानून के अनुसार, तो शारीरिक संपर्क या इसका प्रयास, यौन टिप्पणी यानी कि सेक्सुअल रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना, सेक्सुअल फेवर की मांग करना या आग्रह करना, यौन प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक गतिविधि को जो है आपका यौन उत्पीड़न की परिभाषा के तहत रखा गया है। प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं 2013 के एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो शिकायत, जांच तथा एक्शन हेतु प्रक्रिया, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों में आईसीसी के गठन अनिवार्य, यौन उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों की परिभाषा तय की गई थी। किसी भी उम्र की महिला, भले ही वो कर्मचारी हो या नहीं हो, यदि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है तो उसे इस कानून के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट AACR 2019, मतलब कि शिक्षा का जो वार्षिक स्टेटस है उस पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है। देख लेते हैं, गैर लाभकारी संगठन प्रथम, गैर लाभकारी संगठन है प्रथम, उसने यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है। 2005 से प्रति वर्ष भारत के ग्रामीण जिलों के लिए ACER रिपोर्ट जारी किया जाता रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सर्वेक्षण है। तो याद रखिएगा, बच्चों के लर्निंग आउटकम की जानकारी हेतु भारत में यह एकमात्र स्रोत है। यह एक घरेलू सर्वेक्षण है, विद्यालय आधारित नहीं है, मतलब कि घर पर जाकर के बच्चों से का जो सर्वेक्षण किया जाता है। अतः इसमें वो सभी बच्चे शामिल हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दिए तथा जो सरकारी, निजी या धार्मिक स्कूलों में भी पढ़ते हैं, तो सभी प्रकार के बच्चे इसमें शामिल हैं। नवीनतम सर्वेक्षण में अर्ली ईयर्स 0 से 8 वर्ष आयु वर्ग पर फोकस किया गया है, मतलब कि 0 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर इसमें फोकस किया गया है। तो याद रखिएगा, अर्ली ईयर्स पर फोकस किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष देख लेते हैं, तो सर्वेक्षण में शामिल 26 जिलों में केवल 16% कक्षा 1 के छात्र दिए गए 16% में कक्षा 1 के छात्र दिए गए टेक्स्ट पढ़ सके, मतलब उनको कुछ लिख करके दिया गया तो उसको पढ़ने में सक्षम हो सके। ठीक है,
तो 26 जिलों में सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 16% जिलों में ही बच्चे जो है वह पढ़ सके। 40% छात्र जो है वो वर्ण की पहचान नहीं कर सके, मतलब क ख ग घ या फिर ABCD की पहचान नहीं कर सके, और केवल 41% छात्र जो है वह 2 वर्णों वाले शब्द पहचान पाए थे। तो ये आंकड़े उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन जारी करता है ये याद रखिएगा, ठीक है। अनेक भारतीय माँ बाप 4 से 8 आयु वर्ग के बेटों के लिए निजी स्कूल चुनते हैं, लेकिन बेटियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, जो लैंगिक विभेद का सूचक है। तो ये सब जो पॉइंट है वह आपका डायरेक्ट पीटी में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आप लेख वगैरह लिखते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें संदर्भ के रूप में ये आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बता देता हूँ, 4 से 8 आयु वर्ग के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक तथा सांख्यिकी कौशल उपयुक्त नहीं है, जो शिक्षा व्यवस्था में बड़ी कमी का संकेतक है। 4 से 8 आयु वर्ग के 98% बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में पंजीकृत हैं, यह अच्छी बात है। कुल 41.7% कक्षा 1 के बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत मान्य आयु वर्ग के हैं। कक्षा 3 के आधे यानी कि 50% बच्चों में कक्षा 1 के स्तर का ज्ञान है, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लेख या फिर कोई पॉइंट आंसर में लिख रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रमुख सुझाव क्या क्या दिए गए हैं, तो अर्ली ईयर्स में विषय परक ज्ञान से अधिक संज्ञात्मक ज्ञान पर ध्यान देना आवश्यक है। संज्ञानात्मक कौशल से जुड़े टास्क में बच्चों का प्रदर्शन भाषाई एवं संख्यात्मक ज्ञान से बढ़ाया जा सकता है। मतलब संज्ञानात्मक कौशल क्या होता है, जैसे कि कोई पिक्चर दिखा करके पढ़ाना, खेल खेल करके पढ़ाना, कहानी बता करके समझाना, ठीक है, तो इसको संज्ञानात्मक कौशल कहा जाता है। शुरुआती अवस्था में खेल आधारित गतिविधियां बच्चों की याद रखने, समस्याओं का समाधान और रीजनिंग के गुण को बढ़ाती हैं। वैश्विक शोध के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक दिमाग का 90% विकास हो जाता है, अतः शुरुआती शिक्षा का महत्व सबसे अधिक होता है। 4 से 8 आयु वर्ग में शिक्षा को एक साथ कंटिन्यूअम देखना चाहिए, मतलब कि 4 से 8 आयु वर्ग में शिक्षा को एक साथ देखना चाहिए और इसी अनुसार पाठ्यक्रम तय करना चाहिए, मतलब अलग अलग पाठ्यक्रम इसके लिए नहीं होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के वर्तमान नेटवर्क को और विस्तृत व्यापार और विस्तृत व्यापक और विकसित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर व्यापार नहीं होगा, व्यापक होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लिखने में कभी कभार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इंडिया यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIIA। यूरोपीय संघ ने भारत के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट BIPA समझौता करने में रुचि दिखाई है। 28 जून 2007 को ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में भारत और यूरोपियन यूनियन ने ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट समझौते पर निगोशिएशन की शुरुआत की थी। ये निगोशिएशंस भारत EU उच्च स्तरीय तकनीकी समूह की रिपोर्ट पर आधारित BTIA के अनुसार किए गए, जो 2006 के हेलसिंकी में आयोजित 7वें भारत EU सम्मेलन में राजनीतिक वादों के अनुरूप थे। नेगोशिएशन में शामिल विषय कौन कौन थे, तो ट्रेड इन गुड्स मतलब कि सामानों का व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज सेवाओं का व्यापार, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। नेक्स्ट है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ट्रेड रिमेडीज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम्स एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, कंपटीशन, ट्रेड डिफेंस, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, GI टैक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इत्यादि जो है वो नेगोशिएशन में शामिल विषय थे, ठीक है। कोई विषय अगर इसमें से समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका अर्थ बता दूंगा, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। आगे क्या, तो यूरोपीय संघ जो है वह श्रम, पर्यावरण तथा सरकारी खरीद जैसे विषय में भी वार्ता में शामिल करना चाहता है। भारत आसान वर्क और स्टडी वीजा तथा डाटा सिक्योर स्टेटस पर समझौता चाहता है। तो दोनों जो है अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और हो सकता है यह समझौता आगे हो जाए, ठीक है, होपफुल रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल CICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत उच्च शोध हेतु यह एक स्वायत्त संस्थान है। तो याद रखिएगा यह क्लासिकल तमिल है तो ये मत समझ लीजिएगा कि कला मंत्रालय के अंतर्गत है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत है, जिसका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लासिकल तमिल शोध हेतु संस्थान है।
CICT तमिल भाषा की पौराणिकता, मतलब कि जितना पुराना है उसके बारे में, तो पौराणिकता एवं अनोखेपन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने हेतु अनेक शोध कार्यों में संलग्न है। और यह जो है CICT संस्थान कूरल पीडम अवार्ड भी देता है। तो याद रखिएगा, कूडम पीरल अवार्ड जो है वह CICT के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स के संचालन एवं प्रबंधन, योजना एवं विकास, वित्तीय संसाधनों के परिचालन, निर्माण हेतु भारतीय रेलवे का एक कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे का एक कॉरपोरेशन है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2006 में एक कंपनी के रूप में यह पंजीकृत किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रामा के बारे में। इलेक्ट्रामा 2020 यह भारतीय इलेक्ट्रिक उद्योग का एक फ्लैगशिप प्रदर्शनी है तथा विश्व की नई इलेक्ट्रिक तकनीकों, नए ट्रेंड्स तथा नवाचारों से भारतीय उद्योग को जोड़ने हेतु एक व्यापक मंच है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्टोरेज समाधानों, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि जैसी नई तकनीकों पर केंद्रित ज्ञान साझा करने हेतु वैश्विक प्लेटफॉर्म है। बिजली मंत्रालय, नवीकरणीय एवं नवीन ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा इस मंच या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से मंत्रालय शामिल है। पावर मिनिस्ट्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ठीक है, यह तीनों मंत्रालय इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं, और नाम क्या है, इलेक्ट्रामा 2020। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टेप्पी ईगल के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है एक्विला निपैलेंसिस। हाल ही में विजयवाड़ा में इसे देखा गया है। IUCN स्टेटस देख लेते हैं, तो एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त। सभी गिद्धों की तरह यह भी जो है वह एक्सीपिट्राइडी परिवार से है। ठीक है, पर्यावास देख लेते हैं, मतलब कहाँ पर यह पाया जाता है, तो यह रोमानिया से पूर्व में दक्षिण रूस और मध्य एशिया से होते हुए मंगोलिया तक जाती है। अफ्रीका में यूरोपीय और मध्य एशियाई पक्षी और भारत में पूर्वी पक्षी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपनी संपूर्ण यात्रा में यह शुष्क निवास जैसे कि रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान, स्टेपीज तथा सवाना के अनुकूल होता है। ठीक है, मतलब कि यह जो है आप देख सकते हैं कि रोमानिया से पूर्व में दक्षिणी रूस और मध्य एशिया से होते हुए मंगोलिया तक की यात्रा तय करता है। ठीक है, और अफ्रीका में यूरोपीय और मध्य एशियाई पक्षी और भारत में पूर्वी पक्षी कहलाता है। ठीक है, तो यह इसके रास्ते में जो है बहुत सारे रेगिस्तान पड़ते हैं, अर्ध रेगिस्तान पड़ते हैं, स्टीपीज और सवाना जैसे घास भूमियाँ मिलती हैं, तो इन सब के यह अनुकूल होता है। स्टीपी ईगल इसीलिए इसको कहा भी जाता है। ठीक है, स्टीपी ईगल का निशान कजाकिस्तान के झंडे पर मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी है तथा इसके झंडे पर भी मिलता है। तो याद रखिएगा कि यह किसके किसके झंडे पर मिलता है, कजाकिस्तान और मिस्र के झंडे पर मिलता है, और यह जो है मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल K4। ठीक है, और K4 को जो है आपका लॉन्च किया गया है दोबारा से भी, तो याद रखिएगा। अभी अगस्त वाले में भी मैंने पढ़ाया है। हाल ही में K4 का परीक्षण किया गया। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, तो रेंज इसका 3500 किलोमीटर है। K4 का सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी अन्य देशों के पास मौजूद समान श्रेणी के मिसाइलों से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, अर्थात यह सबसे सटीक है। ठीक है, यह याद रखिएगा। CEP किसी मिसाइल के एक्यूरेसी यानी कि सटीकता का निर्धारण करता है। ठीक है, CEP कहने का मतलब सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। CEP जितना कम होता है, मिसाइल अपने लक्ष्य को उतनी बेहतर सटीकता के साथ भेज सकता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और K4 क्या है, तो K4 जो है वो आपका पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और इसका रेंज क्या है, तो 3500 किलोमीटर है। यह दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है 20 जनवरी तक का करंट अफेयर समाप्त होता है। 11 से 20 जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोगों ने इसमें देख लिया है। ठीक है, और आगे जो है हम लोग 21 से 31 जनवरी तक का करंट अफेयर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं 3 वीडियोज में बना रहा हूँ। ठीक है, और बाद में जो है सबको संयुक्त करने का कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, तो मुझे उम्मीद ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए
कहूँगा भी नहीं कि देखिए या ना देखिए, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आता है, अगर देख ही लिए संजोग से गलती से और पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को बुरा भी लगता होगा, मैं बार बार बोलता हूँ तो, ठीक है, लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, आप ही लोगों के मांग पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और तब जो है आप लोग देखते नहीं हैं, इनकार कर देते हैं देखने से, जबकि लिंक भी जो है आपके मोबाइल तक आपको मिल जाता है, ठीक है, तब भी आप लोग देखते नहीं हैं। तो थोड़ा सा दुख होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जो भी देख रहे हैं उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ उनका, और इसी तरह से प्रोत्साहन देते रहिए, बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।